Hello everyone, my name is Prashabdi and we are going to start our new topic with the Minimum Wage Act 1948 with the origin, law and questions that has been asked in UGC. I'm starting this YouTube channel just for the UGC net, what has been asked in the paper 1 and paper 2. I'm going to bring all the other topics that has been asked. Also, I'm going to give you the tricks also how to remember the sections of all other acts that is being going to asked in the UGC net. So please be with me and subscribe this channel to let me know what more else I can bring for you. Okay, so let's start with that. नाउ शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की ओरिजिन कहाँ से आया था कि जो श्री KGR चौधरी इन 1920 जो भी मैंने गूगल में देखा या मैंने कहीं पेपर से पढ़े बहुत सारे मैंने बहुत सारे मिनिमम वेजेस के ऊपर जो जिन्होंने रिपोर्ट्स लिखी है उनसे भी मैंने देखा पढ़कर तो वो भी श्री KGR चौधरी से ही शुरू करते हैं पर मैंने अब तक यूजीसी में ये क्वेश्चन कहीं नहीं देखा है कि ये पूछा जा रहा हो तो यू कैन जस्ट राइट दिस नेम You can just write this name कि श्री KGR चौधरी in 1920 setting up the बोर्ड्स इनिशिएटिव यहीं से शुरू हुआ था ठीक है उसी के साथ में इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो कि हमने पिछली अभी जो मैंने पिछली वाली स्लाइड्स में बताया आपको कि जो ILO थे मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके 3 बॉडीज हैं उसी में से लेबर इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने भी इस चीज को अडॉप्ट किया था कि 1928 में कन्वेंशन नंबर 26 और रिकमेंडेशन 30 जो कि वेज फिक्सिंग मशीनरी के साथ के नाम पर आता है ठीक है अब इंडिया में 1942 में स्टैंडिंग लेबर कमेटी और इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ये दो चीजें निकली थी और इसी के साथ में ये बहुत अच्छी और इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी जो बिठाई गई थी 1943 में जो कि इन्वेस्टिगेट करती है कि क्वेश्चंस क्या थे वेजेस के ऊपर में कैसा एम्प्लॉयमेंट है क्यों इतनी तकलीफें हो रही है वेज अर्नर्स को उनके सोशल कंडीशंस कैसी है उनकी हाउसिंग कैसी है उनको कितने एक्चुअली में कितना वेज जरूरी है कितना मिनिमम वेज आना ही चाहिए इस सब की इन्वेस्टिगेशन करी गई थी तो अब अब क्या हुआ कि जो बिल है ये बिल बनाया गया था 1945 में 7th सेशन में ऑफ इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ये आपको जरूर लिखना है अपनी कॉपी में ये ठीक है उसके बाद में 8th मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग लेबर कमेटी 8th मीटिंग हुई स्टैंडिंग लेबर कमेटी की जो कि रेकमेंडेड इन 1946 तो जो मिनिमम वेज एक्ट है ना उसका जो बिल ड्राफ्ट हुआ था यहीं से शुरुआत हुई थी उसका जो बिल ड्राफ्ट करना शुरू हुआ था कि वर्किंग आवर्स मिनिमम वेज एंड पेड हॉलीडेज ये सब दिए जाएंगे ठीक है तो ये जो ड्राफ्टिंग थी यहीं से शुरुआत हुई थी 1946 में अब minimum wage bill was introduced in the Central Legislative Assembly in on 11th of April 1946 ठीक है ये डेट अपनी कॉपी में लिखना है और कहाँ पे हुई थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हुई थी प्रोविजन इन दिस बिल सेट अ फ्रेमवर्क फॉर द फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम वेज इन द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स बाय द गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोल सकते हैं या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या तो स्टेट गवर्नमेंट होगी लेकिन ये सारी चीजें सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में हुई थी ठीक है अब अब क्या हुआ कि अब हुआ बिल पास इट वॉज पास्ड इन 1946 पास कब हुआ था 1946 में हुआ था लेकिन ये फोर्स में कब आता है ये इंपॉर्टेंट डेट है ठीक है तो ये जरूर से याद रखना क्योंकि इसमें हड़बड़ा कर इंसान जो है जो एस्पिरेंट है आई एम सो सॉरी एस्पिरेंट है वो हड़बड़ा के डेट नहीं देखते हैं और एक्चुअली में वो स्किप कर देता है वो बोलते हैं कि ये नहीं पूछा जाएगा पर एक्चुअली में पूछता है क्वेश्चन ठीक है क्योंकि इस बार पूछा जाता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कब आया था ठीक है 2008 में आया था कि 2009 में आया था ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं तो अभी ये इंपॉर्टेंट है ये जानना इंपॉर्टेंट है तो अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट करके रखना ठीक है तो ये फोर्स में कब आया था 15th ऑफ मार्च 1948 में आया था ठीक है उसी के साथ में अब आगे बढ़ते हैं मैं यहाँ कैमरा ऑफ करती हूँ प्रोविजन हैड बीन मेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी कमिटी अब ये जो प्रोविजन है इसी में हम सेक्शन नंबर 7 में पढ़ेंगे और सेक्शन नंबर 8 में पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा है कि एडवाइजरी कमेटी और एडवाइजरी बोर्ड बिठाई जाती है जो कि कोऑर्डिनेशन करती है वर्क ऑफ द एडवाइजरी कमेटी की अब एडवाइजरी कमेटी का काम क्या होता है ये हम जरूर से भी ज्यादा आगे पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ पे नाम याद रख लो कि यहाँ पे एडवाइजरी कमेटी की बात करी गई थी सेंट्रल बोर्ड की बात करी गई कमेटी एंड द बोर्ड्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन if you want to note this out please stop the video and note this out ठीक है now हम आगे बढ़ते हैं okay introduction कि may called as the minimum wage act 15th of March 1948 ये एक्ट जो है सर्टन एम्प्लॉयमेंट पे अप्लाई होता है प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर दिस एंड अपने कॉपी में भी इसे हेडलाइन कर देना एकदम से कि ये सर्टन एम्प्लॉयमेंट के लिए है
वैसे ही जैसे लॉ की लैंग्वेज में लिखा गया है, क्योंकि यूजीसी वहीं से लाइन उठाता है और वही टिप देता है। लेकिन अगर तुमने ये नहीं पढ़ा है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया वैसे यहाँ भी ऐसे हाईलाइट ही करना। ये मैंने फिर से वही लाइन लिख दी है। ठीक है ना। ये जो बिल है, मैंने जैसे कि पहले भी मैंने शुरुआत में भी कहा था कि स्वेटेड लेबर जो जिनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, जो कि ऐसे काम करते हैं कि जहां पे हमें पता भी ना चले। ठीक है, हमें पता नहीं चल रहा है कि उनके एक्सप्लॉइटेशन हो रहे हैं उनपे, वो ऐसा काम करते हैं जिसपे ज्यादा जोर लगता है। या स्वेटेड का मतलब है कि सिर्फ पसीना नहीं, स्वेटेड ऐसा जो जिसपे ज्यादा जोर लगता हो जिस कामों पे, उस चीज पे एक्सप्लॉइटेशन ना हो जाए उस पे, इसीलिए ये स्केड्यूल लाया गया था। अब मिनिमम वेज एक्ट जो है, इस मिनिमम वेज एक्ट में एक स्केड्यूल है। ठीक है, ट्राई टू रिमेम्बर, एक ही स्केड्यूल है पर दो पार्ट्स हैं। ठीक है, जहां पे तुमने 15 मार्च 1948 लिखा होगा, उसी के नीचे लिखना है वन स्केड्यूल पर टू पार्ट्स। ओके, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर ये मैं आगे बताऊंगी, लेकिन जहां पे 15 मार्च ऑफ 1948 लिखा होगा वहीं से उसके नीचे लिख देना। ये गुड ट्रिक्स बता रही हूँ, प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर। ओके ना। एक्ट कंटेन लीस्ट ऑफ ऑल दिस एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो भी स्केड्यूल में एम्प्लॉयमेंट्स लिखे गए, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, दो दो पार्ट्स बताए ना मैंने अभी, उसी पार्ट्स में एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर में बताया गया है कि कौन से एम्प्लॉयमेंट्स इसमें कवर होते हैं। जैसे कि माइंस होते होंगे कि नहीं होते हैं, या जो नॉन एग्रीकल्चर है उसमें कौन कौन कवर अप होता है, या जो एग्रीकल्चर करते हैं उन पे कौन कौन कवर होता है, जैसे जो कि डेयरी का काम करते होंगे वो कवर होते हैं कि नहीं होते, उनके लिए मिनिमम वेज क्या है, ये सब कुछ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देखता है। अब फिर से बता रही हूँ, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है या तो सेंट्रल या तो स्टेट। ठीक है, ओके, जो जो जहाँ के स्टेट के होंगे वो वहां के देखते हैं। और अप्रोप्रिएट मतलब सेंट्रल का मतलब क्या होगा कि यहाँ से सेंट्रल से उनकी मिनिमम वेज बनकर आएगी, अगर सेंट्रल देख रहा है तो। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, मेरे को पता नहीं था। टू पार्ट्स है ऑफ द स्केड्यूल। फिर से कह रही हूँ, इसी के नीचे लिखना 15 मार्च जो है जहां पे लिखा गया है वहीं के नीचे लिखना कि वन स्केड्यूल है और टू पार्ट्स है। ठीक है, मैं यहाँ से टर्न ऑफ कर देती हूँ। ओके ना। Part 1 has a non-agriculture employment, whereas the Part 2 relates to the employment in the agriculture. Employment in the agriculture, non-agriculture and agriculture. ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ना। शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट लॉ अब हम पढ़ेंगे। अब हम शुरू कर रहे हैं लॉ। ठीक है, तो मिनिमम वेज एक्ट 1948 कहा जाता है इसे। इट एक्सटेंड टू द होल इंडिया। सेक्शन नंबर 2 एंड क्लाउज ए एडोलेसेंट का मतलब क्या होता है, यहीं से शुरुआत हो रही है। तो इसका मतलब है कि पर्सन हु हैज कंप्लीटेड, और द पर्सन हु हैज कंप्लीटेड ही इज 14 ईयर ऑफ एज बट नॉट कंप्लीटेड हिज 18 ईयर। तो एडोलेसेंट का मतलब क्या है, जैसे हम खुद को यहाँ पे देख लेते हैं कि हम 14 ईयर्स के जब थे तो हम एडोलेसेंट्स में आते थे, पर हमने हमारा 18 कंप्लीट नहीं किया होता है। वैसे ही ए दैट इज क्लाउज ए अडल्ट। ठीक है, उन्होंने कहा है कि द पर्सन हु हैज कंप्लीटेड ही इज 18 ईयर्स ऑफ एज ना। सेक्शन नंबर 2 एंड क्लाउज बी appropriate government means in relation to any schedule employment। मैंने पहले भी कहा था कि schedule employment का मतलब होता है कि उसमें है पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि है एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। तो उसमें कौन कौन आता है, तो अगर अंडर द अथॉरिटी, जो भी अंडर द अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के या तो फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के, तो जैसे कि माइन, ऑयल फील्ड और मेजर पोर्ट और एनी कॉर्पोरेशन स्टैब्लिशमेंट बाय द सेंट्रल एक्ट। अगर कोई भी अगर आ रहा है जो कि सेंट्रल एक्ट्स की वजह से आ रहा है, तो वो सब कुछ कहाँ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरग्रह जाएगा। अब उसी के साथ में शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कोई और अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी। अब इसे हल्के में नहीं लेना है क्योंकि ये क्वेश्चंस भी आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही एक एक डेफिनेशन पूछा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन इंक्लूडेड होता है, ठीक है, और कौन नहीं होता है। हम्म, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो कौन इंक्लूड हो रहा है, माइन हो रहा है, ऑयल फील्ड हो रहा है, मेजर पोर्ट हो रहा है, एनी अदर कॉर्पोरेशन बाय द सेंट्रल एक्ट। यूजीसी में पूछा है। अब बी दैट इज दी चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब कौन होता है, अभी हमने देखा कि एडोलेसेंट में हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बता रही हूँ, एडोलेसेंट में हमने देखा कि हम 14 ईयर ऑफ एज हमने कंप्लीट करी, हम एडोलेसेंट है। वहीं पे हमने अडल्ट देखा कि हमने 18 ईयर्स ऑफ एज हमने कंप्लीट कर ली, तो हम एडोलेसेंट है। वैसे ही चाइल्ड के लिए भी बहुत सारी पहली बातें हुई थी कि चाइल्ड की डेफिनेशन लानी ही कैसी है। तो जब लाने की बात करते तो चाइल्ड की डेफिनेशन में लाया गया था कि जिसने भी हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14 ईयर्स ऑफ एज, ही दैट पर्सन इज द चाइल्ड। ठीक है, वैसे ही
वैसे ही कंपोनेंट अथॉरिटी जो है, जो कि है सी, ओके, सी फॉर कंपोनेंट अथॉरिटी, okay, C for competent authority means authority appointed by the appropriate government. appropriate government कौन हो सकती है? कोई भी हो सकती है, जो कि है हमारे लिए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट। वो नोटिफिकेशन देती है ऑफिशियल गजाट्स में, ठीक है, ऑफिशियल गजाट्स में वो नोटिफिकेशंस देती है कि जो कि टाइम टू टाइम एकदम मतलब सटीक होते हैं कि इतने में हमें बताना है कि कितना हमें वेज देना है या कौन देना है। तो कंपेटेंट अथॉरिटी जो है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होती है, वो नोटिफिकेशन देती है ऑफिशियल गजार्ड में फ्रॉम टाइम टू टाइम द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। आपको पता है इन्फ्लेमेशन रेट बदलता रहता है, या बहुत कुछ रेट्स बदल रहे हैं, मैगी के रेट बदल गए, कैसे, क्यों, क्या क्या चल रहा है, क्यों इतना? क्योंकि जो जो डीएनएस अलाउंस मिलता है आपके पापा के, कभी आप देखोगे इनकम सर्टिफिकेट कुछ भी देखो, आप देखो ना वहाँ पे डीएनएस अलाउंस भी होता है, ये सब कुछ क्या है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो नंबर होता है वो कंपेटेंट अथॉरिटी निकालते हैं, वो ढूंढते हैं कि क्या चल क्या रहा है एम्प्लॉयमेंट में, कितना पैसा एक्चुअली जरूरत है। तो वो सब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है कंपेटेंट अथॉरिटी लेकर आते हैं। एंड एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयड इन द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में होंगे ना, उनके लिए जो कंपेटेंट अथॉरिटी है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालते हैं और बताते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि सेक्शन नंबर 2 क्लाउज बी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब जो कि कंपोनेंट अथॉरिटी लेकर आता है, मैंने पहले भी बताया, अभी जस्ट मैंने बताया कि कंपोनेंट अथॉरिटी ही जो है वो लेकर आते हैं, और वो नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजार्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉय इन द सच एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, in relation to the employee in any scheduled employment in respect of which the minimum rate of wage have been fixed, minimum rate of wage has been fixed means the index number ascertained and declared by the competent authority, ठीक है। वो इंडेक्स नंबर कौन लेकर आ रहा है? कंपेटेंट अथॉरिटी लेकर आ रहा है बाय द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजार्ड, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। नाउ एम्प्लॉयर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और ये वाला डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ई फॉर एम्प्लॉयर, ई फॉर एम्प्लॉयर मीन्स एनी पर्सन हु एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर का मतलब क्या हो गया? कि जो बंदा एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉयर जो कि एम्प्लॉय कर रहा है किसी को काम करने के लिए, डायरेक्टली और थ्रू अनदर पर्सन, ठीक है। मेरी बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर्स हायर कर लिए हैं, या मेरे ही जैसे कोई एक है जो कि मेरे से थोड़ा कम वाले में है पोजीशन पे, और वो बंदा हायर कर रहा है, ठीक है, वो दूसरा बंदा हायर करके दे रहा है मुझे, एम्प्लॉय एम्प्लॉय कर रहा है किसी को, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कौन हो जाएगा? और वेदर ऑन द बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, खुद से ही कर रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है, और थ्रू अनदर पर्सन कर रहा है, और वेदर ऑन द बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ कर रहा है, और एनी अदर पर्सन, ठीक है, कोई भी, वन और मोर एम्प्लॉयज इन एनी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि माइंस एक्ट हो गया, ठीक है, माइंस में हो गया, या ऑयल फील्ड जो भी है इंडस्ट्री है, उसमें ये स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आता है, ठीक है, पार्ट 1 में आता होगा। तो अब समझ लो कि वन और द मोर एम्प्लॉय है, तो ये जो एम्प्लॉयर है ना, वो एम्प्लॉय करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू द पर्सन और ऑन द बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ और द पर्सन और अदर पर्सन। वन और मोर एम्प्लॉय जो कि स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, उसके लिए जो भी एम्प्लॉय कर रहा है वो एम्प्लॉयर बन जाता है। तो अब कौन कौन है? अगर कोई फैक्ट्री में कर रहा है तो मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री एम्प्लॉयर बन जाता है, ठीक है। अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है तो वो एम्प्लॉयर होते हैं। अगर कोई अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट है मतलब कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट पर्सन अपॉइंटेड फॉर द सुपरविजन। अगर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अगर कोई लोकल अथॉरिटी हो सकती है, कोई सीईओ हो सकता है, कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन हो सकता है, ठीक है। तो ये एक ही साथ है, प्लीज इसको थोड़ा आप लोग लिख देना कि ये और आई एम सो सॉरी, ये इसी के अंदर आता है, ठीक है। अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जो भी पर्सन अपॉइंटेड किया गया होगा सुपरविजन के लिए अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, वो क्या बन जाएगा? वो एम्प्लॉयर बन जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ में हम शुरू करते हैं ये कि schedule employment क्या है। तो clause B that is schedule employment means what? Means an employment specified in the schedule
or any process or the branch of work performing part of this such employment। कोई भी एम्प्लॉय जो कि स्केड्यूल में एम्प्लॉयमेंट दी गई है, जो स्पेसिफाइड करी गई है, उससे स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है। अब हम वेजेस के लिए करेंगे, जो कि है क्लाउस वेजेस। ठीक है। क्लॉज वेजेस में क्या है कि मीन्स ऑल रेमिनेशन। ऑल रेमिनेशन, जो भी चीजें, जो भी तुमको एक एम्प्लॉय को दे रहे हैं, जो भी एक एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, एक्सप्रेस कर रहे, इम्प्लाइड कर रहे, उस एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी पैसा दिया जा रहा है, जितना भी है, ऑल रेमिनेशन कैपेबल है ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ अ मनी, टर्म्स ऑफ अ मनी and the terms of a contract of the employment। ओके। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस का मतलब होता है कि बोल दिया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, या तो फिर इम्प्लाइड किया गया है कि मतलब लिखवा दिया गया है या रिटन हो गया। तो जैसे भी है इम्प्लाइड किया गया है तो उसे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बोलते हैं। ठीक है। वेयर फुलफिल्ड मतलब कि वो फुलफिल किए गए हैं, कि मैंने बताया गया है, मैंने बोला है कि मैं तुम्हें 100 प्रोडक्ट पे 1000 रुपए दूंगा, वो एक्सप्रेस किया गया है, वो इस एम्प्लॉयमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसे एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कहते हैं, फुलफिल करना है। बी पेबल टू द पर्सन मतलब कि पेबल, पेबल मतलब है कि तुमने एक्सप्रेस किया होगा, या तुमने उसे लिखकर भेजा है, या तुमने उसको इम्प्लाइड कैसे भी किया होगा, वो पेबल होगा टू द पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हीज एम्प्लॉयमेंट। जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए वो बैठा गया था, जिस भी एम्प्लॉयमेंट के लिए उसको काम दिया गया था, वो चीज के लिए जो भी उसने वर्क डन किया है, उस पे उसको पेबल होगा। एंड वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट एट ऑल्सो इंक्लूड्स द हाउस रेंट अलाउंस। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड includes house rent allowance। but what does not include, क्यों इंक्लूड नहीं किया और क्या चीज इंक्लूड नहीं करी गई है। ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि ताकि आपको याद रहे कि ये क्या चीज है जो इंक्लूड करी गई है और क्या चीज नहीं करी गई है। तो आप जब ये वेजेस लिख रहे हो तो आपको ये पूरी थ्योरी लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। व्हाट यू विल ऑल रिटन इज, जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो लिखोगे आप। ठीक है। ऑल रेम्युनेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, या तो फिर आप लिख देना और इसी को ऐसे ही हाईलाइट करना, क्योंकि पूरा आप पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि मैंने पढ़ा क्या और मुझे याद क्या रखना है। ठीक है। ऑल रेमिनेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, बी पेबल टू द एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है। includes the house rent allowance but does not include the value of the house accommodation, supply of light water, medical attendance, sorry, और any other amenities जो भी है, जर्नल, स्पेशल ऑर्डर्स अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन करना है पेंशन के लिए, या तो फिर प्रोविडेंट फंड के लिए, या तो फिर उसके बाद में ट्रैवलिंग अलाउंस हो गई, या तो फिर मेडिकल अलाउंस हो गई, या सोशल इंश्योरेंस हो गए, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है। आपको सबसे बड़ी चीज क्या याद रखनी है, that is any gratuity payable, traveling allowance, provident fund इसमें include नहीं होता है, pension fund इसमें include नहीं होता है, any contribution paid by the employer। ठीक है। उसके साथ ही में कंसेशन भी निकलता है इसमें, स्पेशल ऑर्डर कंसेशन, ट्रैवलिंग कंसेशंस। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ओनली HRA, all remuneration, ठीक है, all remuneration that is express और implied, HRA, DA allowance और all remuneration। ठीक है। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होता था, हाउस एकोमोडेशन नहीं होता, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस कुछ भी अप्लाई नहीं होता इसमें। ठीक है। दो चीजें सिर्फ बहुत अच्छे से याद रखना है इसको। ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजेस, जैसे वेजेस का हो गया एच, अब उसी के साथ में हम पढ़ेंगे एम्प्लॉय का, आई एम सो सॉरी, एम्प्लॉय का आई ना, एम्प्लॉई, एम्प्लॉई, आई आ रहा है इसमें, तो यू हैव टू रिमेम्बर इज एन एम्प्लॉई, आई। ओके। तो एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, अब ये कौन है भाई, अब एम्प्लॉय कौन है यार। तो हाउ टू रिमेम्बर एम्प्लॉय इज इन दिस वे, दैट मीन्स एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर और hired or reward to do any work, skilled or unskilled, manual or clerical, in a scheduled employment। ठीक है। in respect of which the minimum rate of wages have been fixed, minimum rate of wages have been fixed।
किसी भी स्केड्यूल एम्प्लॉयमेंट में मिनिमम वेज जो है वो फिक्स्ड करे गए हैं, भले ही वो स्किल्ड करे, अनस्किल्ड करे, मैनुअल करे, क्लरिकल करे, वो बंदा एम्प्लॉय होता है। अब इसी चीज में इंक्लूड क्या किया गया, ये बहुत बड़ा पीवाईक्यू है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में भी है कि कौन इंक्लूड होता है और कौन इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो इसमें एम्प्लॉय में मिनिमम वेज एक्ट में इंक्लूड क्या हो रहा है, एक और चीज है, वो है आउट वर्कर। ठीक है, आउट वर्कर का क्या काम होता है, ये ना कभी भी प्रिमाइसिस में जो अपनी इंडस्ट्री या जो भी हम जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं ना, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये वहां जाके काम नहीं करता है, ये उस प्रिमाइसिस में काम नहीं करता है। भले ही ये उस एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे होंगे, भले ही वो बाहर काम कर रहे होंगे, उसके लिए अल्टर कर रहे होंगे, फिनिश कर रहे होंगे, कोई भी चीज रिपेयर करके दे रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन वो इंडस्ट्री के प्रिमाइसेस में नहीं कर रहे हैं, वो कहीं और ही कर रहे हैं। तो वो चीज भी आउट वर्कर होती है, वो इंक्लूड होता है, इंक्लूड्स एन आउट वर्कर, दिस इज एन पीवाई, क्योंकि आउट वर्कर इज इन विच एक्ट अदर देन दी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर एक्ट। तो वो कौन सा है, मिनिमम वेज एक्ट। सो सिर्फ दो ही जगह पे आउट वर्कर की बात करी गई है, वो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और ये है मिनिमम वेज एक्ट। ठीक है, सो ये आप पढ़ लेना। नहीं, मैं पढ़ के बता देती हूँ। टू whom any article or the material are given out by the another person, ठीक है, to be made up, cleaned, washed, altered, ornament or finished, repaired, adapt or otherwise processed for the sale, for the process of the trade or the businesses and other person, where the process is to be carried out by the either the जो होम पे करेगा of the out worker, ठीक है, और other premises but not the premises of under the control of the management or the other person, अंडर द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब कि वो उस इंडस्ट्री में वहां जाके काम नहीं करेगा। ऑल्सो इंक्लूड्स द एम्प्लॉय डिक्लेयर्ड बाय बी एन एम्प्लॉय बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, बट व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, क्वेश्चंस नॉर्मली ये नहीं आता है कभी भी, पर तुम्हें पीएसयूज में पूछे जा सकते हैं, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड, इट डज नॉट इंक्लूड एनी आर्म फोर्सेस। ओके ना, ओके, सेक्शन नंबर 3 शुरू हो गया, आई विल गिव दिस इन द पार्ट 2, और उसके अभी अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। उसके बाद आई विल ब्रिंग दी अदर अनदर वीडियो एंड अनदर पार्ट फॉर दिस, बिकॉज ये बहुत लंबा जाएगा अभी। तो आई विल एक्सप्लेन मोर कि मैं कहाँ गलत हो रही हूँ और कहाँ नहीं, मुझे भी बताना आप जरूरी, और प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको दूसरे कौन से वीडियोस चाहिए करके, क्योंकि आई एम स्टार्टिंग दिस यूट्यूब चैनल नाउ फॉर द एजुकेशन एंड फॉर द कोड 55 एंड कोड 17 ऑल्सो। तो आप मुझे जरूर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, thank you very much and have a very wonderful day, and do subscribe please and like it also. Thank you.